हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव का आगाज किया है और आज साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने साइकिल यात्रा के शुभारंभ के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चुनावी मैदान में खम ठोक दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की अन्य योजना का भी शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने बनारस, सहारनपुर, झांसी तमाम सारे क्षेत्रों से अन्य योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव अयोध्या में आज राम जन्मभूमि का वहां पर मंदिर परिसर में जाकर के दर्शन पूजन किया और वहां भी अन्य योजना के लाभार्थियों के साथ आज जुड़े। समाजवादी पार्टी आज बेहद उत्साहित है क्योंकि वो भीड़ को देख करके उत्साहित है। और आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 403 में से 400 सीटें वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। इसी गंभीर विषय को लेकर के आज हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिससे मैं पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल लकवी हैं और वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला जी, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मामलों के तमाम जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। अजय जी, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं और आपने बहुत दिनों से देखा है। सन 90 के दशक से आप राजनीति को कवर कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लखनऊ के बड़े अखबारों में रहे हैं। तो आप जो है अजय जी ये बताएं कि आज जो समाजवादी पार्टी ने जो भीड़ को देख करके उत्साहित है, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैंने खुद उसको देखा है, 40,000 के आसपास बताया जा रहा। हालांकि भीड़ को देखें तो उससे कम ही रही होगी, लेकिन उसको देख करके सपा उत्साहित है। भीड़ को देख करके तो उत्तर प्रदेश में सियासत नहीं तय होती है, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की रैली हुआ करती थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो समाजवादी पार्टी इससे बड़ी बड़ी रैलियां कर चुकी है। तो आज आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने जिस तरह से चुनावी आगाज किया है, उसको आपको देख के क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी या भाजपा के पक्ष में किस तरह का माहौल रहेगा? जिस तरह से कोविड का दौर चला और उसके दौरान अखिलेश यादव को हमने देखा है कि वो असल में रूम पॉलिटिक्स कर रहे थे उस दौरान, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेके उन पे कई बार आरोप भी लगाया कि वो सिर्फ ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जमीनी तौर पे नहीं आ रहे हैं। तो शायद अखिलेश ने इस साइकिल रैली के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम बाहर भी निकल रहे हैं और हम आकर के आपको बोलेंगे भी, और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के उन्हें एड्रेस भी करेंगे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो, इसके अलावा जातिगत और धार्मिक ढंग से जो लोगों के साथ में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, पिक एंड चूज के आधार पे कार्रवाइयां हो रही, तो इन सब चीजों को लेके वो एड्रेस करने निकले। लेकिन आपने मुझे लगता है कि थोड़ा गलत मैं समझूंगा कि आप देखिए आज 3 घटनाएं, यदि प्रधानमंत्री वहां अन्य योजना का कर रहे थे, अखिलेश यादव लखनऊ में अपने क्षेत्रीय स्थिति को लेकर के साइकिल का कर रहे थे, तो आज सबसे बड़ा यदि जनता का कोई प्रोग्राम था तो वो दिल्ली में था युवक कांग्रेस का, और उसने आज संसद घेराव का कार्यक्रम किया था और सबसे बड़ा आज का कार्यक्रम वो रहा जी। तो ऐसी स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहा था, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान की समस्या है, वो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, युवाओं की बेरोजगारी की और इन सब चीजों की समस्या है, तो पूरे हिंदुस्तान की, तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नीति जो सरकार है उसकी योजनाओं की, तो योजनाओं का जो बड़े लंबे समय से जो ढिंढोरा पीटा जाता रहा है, उनका नतीजा ये है कि जमीनी तौर पे उनके लाभ उतने नहीं आए, जिसको लेकर के जनता में भारी नाराजगी देखने को मिलती है। जहां कहीं भी मैं बात करता हूं, चूंकि मैं तो जम्मू कश्मीर से लेके पश्चिम बंगाल तक सभी जगहों को देखता हूं और चीजें समझता हूं, तो उस स्थिति में मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह से है, जहां पर भी जाइए यूथ की प्रॉब्लम है, आज यूथ परेशान है। आप देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व का यदि आप डाटा देख लें तो हिंदुस्तान में आज की डेट में बेरोजगारी की दर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 है, सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है इस समय हिंदुस्तान में है। और उसके बाद में हम यदि आर्थिक दशा पे बात करें तो हिंदुस्तान में इस समय 1947 के बाद में सबसे बुरी आर्थिक दशा है इस समय देश की। इसके बाद में आप ये देखिए, महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है,
बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी डाटा रिलीज हुआ पिछला एनसीआरबी का कि किस तरह से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के आप देखिए क्यों ये स्थितियां आ रही हैं और इन सब के कारण क्या स्थितियां बन रही हैं। तो समाज में ये स्थितियां होंगी, पॉलिटिकल स्थिति होंगी, एक अपने मतलब मनमानी ढंग से फैसले लिए जाएंगे, उनमें जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जनता है, और उन सब चीजों के जब उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, तो उन सब चीजों को लेके एक दिन में गुस्सा नहीं फूटता है, वो धीरे 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 सुलगता रहता है और वो फिर एकदम से ज्वालामुखी बनता है। तो कमोबेश यही होता है। आप देखिए अखिलेश से नाराजगी थी क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगता था कि वो एक जाति विशेष को लेकर के ही सिर्फ फोकस करते हैं। तो वो एक मुद्दा बनता गया और यूपी का जब चुनाव, हालांकि अखिलेश ने जो काम किया वो ट्रेमेंडस है, निश्चित रूप से डेवलपमेंट का जो उन्होंने काम किया, लेकिन जनता ने उनके काम को नकार दिया और उन चीजों को, उनके निगेटिव जो था, उन सब चीजों को उसने अडॉप्ट कर लिया। तो आप एक चीज देखिए कि वो कहीं ना कहीं स्थिति आती है और ऐतिहासिक रूप से योगी ने सरकार बनाई। आप वही हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देख लें कि 2012 तक जो स्थितियां क्रिएट हुई और जिस तरह से मनमोहन की यूपीए 2 सरकार को लेकर के तमाम आलोचनाएं हुई, जो तमाम सारी सवाल खड़े किए गए, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हालांकि वो आरोप कोई भी आज तक सही साबित नहीं हुआ। सारे अदालतों में इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान ही उनमें साबित हुआ कि नहीं, वो सब कोई घोटाला नहीं था। लेकिन चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G हो, चाहे कोयला हो, इन सब में आप देखिए ना कि सारे में, चाहे रेल गेट हो, सब में क्लीन चिट मिली है। तो ऐसी स्थिति में जब अदालतों में सरकार ही नहीं साबित कर पाई और सरकार को ये कहना पड़ा कि ये तो हमारा असेसमेंट था 2G स्कैम को लेकर के, तो ये सब स्थितियां जब सामने आती हैं तो उन सब स्थितियों में लगता है कि ये सारी चीजें धीरे धीरे सुलगती हैं, लेकिन वो सरकार बदलने के लिए पर्याप्त होती है। आप देखिए बोफोर्स का 64 करोड़ के तथाकथित दलाली लेने का मामला था, 64 करोड़ के, और उसके लिए 350 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, ये सीबीआई ने कोर्ट में बताया है। और इन सब स्थितियों के बाद में भी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही उसमें क्लीन चिट हो गई। तो आप इन सब चीजों को देखिए, ये सब, लेकिन ये सब सरकार बदलने में बड़ी भूमिका अदा करती है। ये एक पूरा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो वही स्थिति है आज। सिर्फ एड कैंपेन के जरिए यदि हम आप खड़े होना चाहते हैं तो उससे अकेले नहीं हो पाएगा, क्योंकि एड कैंपेन की यदि बात करेंगे तो 2004 में आप फिर चले जाइए। प्रमोद महाजन ने उस समय पूरी एड कैंपेन चलवाई थी, साइनिंग इंडिया, और साइनिंग इंडिया की क्या स्थिति हुई सबको पता है। तो सिर्फ एड कैंपेन से नहीं होगा, जनता के अंदर परसेप्शन क्या बनता है। राजीव गांधी मिस्टर क्लीन थे, लेकिन वो मिस्टर ब्लैक हो गए। तो इन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि अखिलेश एक यूथ, मतलब जिसे कहेंगे आइकॉन कह सकते हैं, यूथ आइकॉन थे और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत किया। मैं जब कभी निकलता था तो यूपी की सड़कें ज्यादा अच्छी मिलती थी बनस्पत दूसरे और राज्यों के। तो ऐसी स्थितियों में दूसरे और तमाम सारी चीजें थी, सर्विसेज मिलने लगी, मेट्रोज चलने लगी। ये सब चीजें जब आपको देखने को मिलती थी, मैं उन दिनों हिंदुस्तान का संपादक था, मैंने देखा उन दिनों कि उस इलाके में मैंने अपने आप देखा, दुनिया में इतने कम समय में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और इतने कम कीमत में बन जाए, ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन एक प्रोपोगंडा खड़ा किया गया था कि नहीं, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अरे 8,000 करोड़ रुपए का टोटल पूरा प्रोजेक्ट था और प्रचार किया जा रहा था कि 10,000 करोड़ खा गए अखिलेश। तो आप एक चीज ये समझिए ना कि जिस तरह से करके किया गया, आज जांच में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। स्थितियां हैं जो सिर्फ छोटे छोटों तक ही निपट जा रही है, बड़े में कुछ नहीं। तो ये सब चीजें हैं। आप जब अब डेवलपमेंट के और सारे प्रोजेक्ट्स पे बात होती है, चीजों पे बात होती है, अब लगता है कि हाँ नहीं, अखिलेश ने ये किया था, अखिलेश ने ये किया था, तो निश्चित रूप से वो चीजें आती हैं। लेकिन अखिलेश को जमीन पे उतरना पड़ेगा। देखिए पंचायत चुनाव में जनता ने जता दिया कि हम अखिलेश को साथ देना चाहते हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि अखिलेश को साथ तो देंगे, तब देंगे ना जब वो जमीन पे उतरेंगे। तो जमीन पे उतरना जरूरी था, ये डिमांड थी। शायद अखिलेश ने इसके जरिए यही संदेश देने की कोशिश की है, ये है। और उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने यूथ प्रोजेक्ट के जरिए कि हम कोविड में भी लड़े, कोविड भी लड़े
और आफ्टर कोविड भी लड़ रहे हैं। तो इस चीज का भी उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने ये भी दिया कि हम किस तरीके से जनता के मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने अपनी अन्य योजना और किसान योजना और इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से लगातार उनका चला, उनका तो पूरे 5 साल चलता है कैंपेन, तो और उसके साथ साथ तमाम सारी चीजों को लेकर के, तो वो तो चुनावी मोड में रहते हैं, तैयार हैं। उनका संगठन बहुत अच्छा है, उनके साथ में उनके पास में आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है उनकी। तो ना उनके पास पैसे की कमी है, ना उनके पास संगठन की कमी है, ना उनके पास में मैनेजमेंट की कमी है। अब इसका संकट खड़ा है कांग्रेस के पास में, इसका संकट खड़ा है अखिलेश यादव के पास में। तो इन सबको जरूरत है। तो इसलिए जमीन ही एक ऐसी चीज है जिसमें उतरना पड़ेगा, आपको जनता को एड्रेस करना पड़ेगा, और ये जनता आप पे यकीन करेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हालांकि मैं समझता हूँ कोविड के बाद में ये पहला इनका प्रयास है, तो जिस ढंग से भीड़ जुटी है वो एक अच्छी भीड़ मानी जाएगी। जी रागी हिलाल जी, हिलाल जी, हिलाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हिलाल जी, लगता है हिलाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुराग जी, अनुराग जी, जैसा आपने देखा कि अभी आपने अजय जी को सुना, अजय जी ने तमाम सारी बातें रखी और उनका ये कहना था कि जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लंबे से चुनावी मोड में रहती है 5 साल तक लगातार, अखिलेश को कहा जा रहा था कि अखिलेश अपने एसी रूम से नहीं निकल रहे हैं, और भाजपा यही कह करके बार बार हमला बोलती थी कि अखिलेश अपने ट्विटर हैंडल से ही पूरी सियासत कर लेना चाहते हैं। और कोरोना काल था तो तमाम सारे सियासी दल निकल भी नहीं रहे थे। अभी वो उन्नाव गए थे क्रांति रथ लेकर के, तो 50 आदमियों की उन्हें अनुमति मिली थी। इसके बाद आज जिस तरह से सड़कों पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा सड़कों पर संघर्ष के लिए जानी जाती है, आज पहली बार उन्होंने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में सड़कों पर कोई आंदोलन किया, सड़कों पर यात्रा निकाली, भले हो ब्राह्मणों के नाम पर निकली हो, लेकिन आज 40,000 का करीब, जैसा समाजवादी पार्टी ने बताया, कि हुजूम उमड़ा है। इस साइकिल यात्रा का भारतीय जनता पार्टी ने तो रोज कोई नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होता रहता है, आज अन्य योजना का हुआ है। तो आज जो सपा ने साइकिल यात्रा निकाली है, उसका इस चुनावी मोड में क्या माना जाए कि शंखनाद उसने किया है, या उसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा अभी हाल फिलहाल? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो सड़क पर उठे। और अगर अखिलेश यादव की मोडस ऑपरेंडी देखें तो 2012 की बात करें तो 2012 में जब उनकी सरकार बनी थी, उस समय भी वो 7 महीने पहले अपना परिवर्तन रद्द कर निकले थे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको, उस समय चुनाव तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा जा रहा था और अखिलेश यादव उस समय परिवर्तन रथ लेकर निकले थे। आज उन्होंने उसी चीज की याद दिलाई है, परिवर्तन यात्रा, इस अपनी साइकिल यात्रा को दिया। अब वो कितनी सफल थी, कितनी विफल थी, उसको लेकर राजनीतिक बात हो सकता है, लेकिन इतना जरूरी है कि आज उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूरी हो गई थी सड़क पर उठ रही, क्योंकि पिछले 4.5 साल में भले चाहे कोरोना है या कोरोना के अलावा दूसरी चीजों में विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर समाजवादी पार्टी अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहती है तो उसे नजर आना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ये अपने साइकिल यात्रा लेकर यहाँ पर आए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो उन्होंने टाइमिंग दी है ये उनको कितनी फायदा करेगी, ये एक समझने वाली बात है। क्योंकि ये अब समय है, ये समय बहुत कम है। दिसंबर के बाद से करीब दिसंबर जनवरी में मेरे ख्याल से शायद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, और उसके बाद आज इस समय अगस्त चल रहा है, तो 4 महीने से बचते हैं। 4 महीने में वो क्या वो माहौल बना पाएंगे जो 2011 के और 2012 के पहले 2011 और 2012 के बीच बना पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो योजनाओं की बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, नरेंद्र मोदी लगातार एक तरह से अपने जो काम करते हैं। आज जो गरीब, जो प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना थी, उसका उन्होंने उद्घाटन नहीं किया, उसके लाभार्थियों से उन्होंने बात की। ये महत्वपूर्ण बात समझने की है, लाभार्थियों से बात की। और ये जो योजना है पिछले कोरोना के पिछले एक जो पहली लहर थी उसमें चल चुकी है और दूसरी लहर में चल रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये जरूर याद दिलाने की कोशिश करेगी, जो पैसा दिया जाना, जो अनाज दिया जाना है वो लोगों को तक सीधे पहुंच रहा है।
और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2003 से 6 के बीच में उत्तर प्रदेश के नाम पर खाद्यान्न घोटाले का धब्बा है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ी समाजवाद, अगर भारतीय जनता पार्टी को आवाज आ रही है हम तक, जी जी आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी 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 अनुराग जी बोले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की ब्रांडिंग करेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस योजना को चला रही है उसमें, जैसा कि आज आपने अगर ध्यान से सुना हो तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से ये कहा कि गरीब की थाली का एक केंद्र सरकार का भेजा गया एक खाना गरीब की थाली तक पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग वाक्य है। अगर आप सियासत को समझते हैं तो ये बड़ा ब्रांडिंग वाक्य है, क्योंकि 2003 से 6 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार की ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि इस योजना के जरिए उस खाद्यान्न घोटाले की याद दिलाई जाएगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के डबल इंजन जिसका वो अक्सर प्रयोग करते हैं सियासी तौर पर, उसके रहते हुए यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से लोगों की मदद की गई है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने इस चीज को अपने अपने ढंग से पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस सारी चीज में मायावती की पार्टी ने अखिलेश यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कल जब समाजवादी पार्टी के नेता इस साइकिल यात्रा के बारे में बात कर रहे थे तो छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा जी को उन्होंने पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम से संबोधित किया था। यानी सियासत में जो संकेत दिए गए ये पंडित जनेश्वर मिश्र, क्योंकि आप इस समय जान रहे होंगे, अजय जी इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मण वोटों को लेकर बहुत अच्छी तरह से हर पार्टी कोशिश कर रही है और उसी को देखते हुए मायावती ने सपा पर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी अब चुनावी मोड में है और हर तरह से अपने मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। हिलाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हिलाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हिलाल जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है उनके में प्रॉब्लम है कुछ। अजय जी ये बताइए, जैसे ये जब तक हिलाल जी से बात नहीं हो पा रही है तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस सपा को सड़कों पर निकलना जरूरी था, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो जो बंद कमरे में, और भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हीं पे ये कह के हमला बोल रही थी कि वो ट्विटर रूम में बैठे हैं सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव आने वाले हैं, क्या इसमें जो है जातियों का खेल चलेगा? क्योंकि जो आज जो है, जैसा अभी अनुराग जी ने बताया कि ब्राह्मण पंडित जनेश्वर मिश्र कहा गया, यानी ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति है तेज। तो किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जातियों पर राजनीति होगी या फिर काम के आधार पर होगी कि जो है बसपा ने जो काम किया है, सपा अपने कामों को लेकर के जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर के जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में काम को लेकर के सियासत होगी या फिर जो है वही पुराना राग चलेगा कि जो है हमारे पास यादव है, हमारे पास ब्राह्मण है, हमारे पास मुस्लिम है, इस तरह की सियासत देखने को मिलेगी? एक चीज राजेश की, हिंदुस्तान में हम कभी भी, फिलहाल जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ राजेश, मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ा लोगों को देखा है। और आज आप सबसे बड़ी चीज जनेश्वर मिश्र जैसे व्यक्ति को देखिए, जो सेकुलरिज्म पे विश्वास करते थे, जो लोग कभी जाति धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के बात करते थे, आज हम उनके आगे पंडित लगा रहे हैं। तो हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जाति की तो, और सपा हो या बसपा हो, इनका जन्म ही जातिगत उसके आधार पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही सांप्रदायिक उसके आधार पर हुआ है। तो कैसे उसे छोड़ सकते हैं और कैसे उससे अलग हो सकते हैं? तो हमारे देश में यदि आप आजादी के पहले से लेकर के देख लीजिए, मैं 1930 की बात करता हूं, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है तो डॉक्टर अंबेडकर वहां पर कहते हैं कि कांग्रेस तो उस भारत का रिप्रेजेंट करती है जो सवर्णों का भारत है, जो सिर्फ चंद एलिट्स का भारत है।
और उसके बाद में जिन्ना कहते हैं कि वह कांग्रेस या अंबेडकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुसलमान है और मुसलमान पिछड़ा भी है और मुसलमान वो भी है, तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां आती है। जब 31 का गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जाते हैं तो गांधी कहते हैं नहीं, जातियों और इन सब से हमारा सबसे बड़ा जो देश की बाधक है उसमें वो सांप्रदायिकता है। तो आप ये देखिए ना, ये इतिहास है। 1938 में जब मुस्लिम लीग पास करती है कि हमें अलग भारत चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, तो उसी तरीके से उसके सापेक्ष नागपुर के सम्मेलन में हिंदू महासभा पास करती है कि नहीं, हमें अलग हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये तो बांटने के और ये इन्हीं के आधार पर राजनीति चलती रही। हालांकि तब की जनता इतनी समझदार थी कि वो इन सब में इतना बटी नहीं और उसने देश के आंदोलन को किया। आप देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय भी यही स्थिति थी कि चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी हो, वो सारे जो है अंग्रेजों के साथ खड़े थे, कह रहे थे नहीं आप अंग्रेज मत छोड़िए भारत, हम आपके साथ हैं। तो आप ये देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातियों में लोगों को बांटा गया। जब जोड़ के चला गया तब, अब जब सिर्फ दलितों की राजनीति करती थी बसपा तो किसी एक पार्टी के पिछलग्गू बन के रहती थी। सपा जब सिर्फ जाति की राजनीति करती थी तो पिछलग्गू बन के रहती थी। वो तब स्थितियां स्ट्रांग हुई जब बसपा ने ब्राह्मणों को जोड़ा, दूसरी जातियों को जोड़ा, उधर सपा ने अपने साथ तमाम जातियों को जोड़ा। तो ये सब चीजें जब तक आप सबको नहीं लेके चलेंगे, अब आप 2017 के चुनाव में देखिए, 2017 के चुनाव में भाजपा ने सबको जोड़ा, पिछड़ों को दिया, दलितों को दिया, मुसलमानों को भी उस समय एकोमोडेट किया महिलाओं के जरिए, तो उनका जो 3 तलाक के मुद्दे को वो किया। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। उस समय मेरा छोटा भाई ऑब्जर्वर था देवबंद विधानसभा क्षेत्र का, मैंने उससे पूछा कि जहां पर 60-70% जो है मुस्लिम मतदाता है वहां कैसे बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, तुमने गड़बड़ कराई हो। उसने मुझे बोला नहीं भाई जी, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि वोट बिल्कुल सही पड़ा है, वो वोट जो है अंदर अंदर जो है स्थितियां चेंज हुई। तो वो भी है कि हाँ, महिलाओं को लगा कि हाँ मुस्लिम महिलाओं को क्या हमारा हित उसमें है। तो इन सब चीजों को, ठीक है सामने वो नहीं बोल पा रहे थे, तो इन सब चीजों को समझना होगा कि हमारे यहाँ जाति धर्म और यही सब जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तब तक कोई सरकार नहीं बना पाता है और यही मुद्दे रह जाते हैं। क्योंकि विकास का मुद्दा होता तो अखिलेश कभी चुनाव नहीं हारते 2017 का। तो चुनाव हारने की वजह ये थी, कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव नहीं हारती 2014 का, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ था, देश की कहाँ जीडीपी से लेके सब कुछ कहाँ पहुंच गया था, हम वैश्विक रूप से कितना स्ट्रांग हो गए थे। लेकिन तमाम सारे मुद्दे होते हैं, उसके साथ साथ करप्शन होता है, दूसरी और चीजें होती है। तो ये जब इश्यूज बनते हैं तो उसका फायदा नुकसान होता है। तो उसको कौन कितना भुना पाता है और किस ढंग से भुना पाता है इस पर है। धर्म की राजनीति हमारे यहाँ हावी रहती है, तो वो आप सामने देख रहे हैं, उसके कारण जो स्थितियां होती हैं, सारी चीजें हैं, तो वो सब सामने है और उसका अंततः नुकसान किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं होता है, उसका नुकसान असलियत में आम जनता को होता है। क्योंकि आम जनता उन चीजों को फेस करती है। भाई आप बताइए, सांप्रदायिक दंगे होंगे, मारे जाएंगे तो कौन मारे जाएंगे? हम आप मारे जाएंगे जी। सरकार में बैठे लोग थोड़ी मारे जाएंगे, तो वो तो अपनी सुरक्षा डबल कर लेते हैं, 4 गुनी कर लेते हैं। तो उन्हें तो अपनी रिपोर्ट खुद ही बनानी है और खुद ही सुरक्षा बनवा लेनी है। नंबर 2, 4 कॉल क्रिएट करा लेनी है। तो ये स्थिति है। इसके बाद में आप जातिगत जब संघर्ष होते हैं तो कौन मारे जाते हैं? हम मारे जाते हैं, लेकिन उससे ध्रुवीकरण होता है। तो जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है उसका लाभ राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं और वो सत्ता सुख भोगती हैं। ये असल में जो रही बात जनता के हित की या उनकी, तो उन सब चीजों को लेके केंद्रित कहाँ है, कितने लोग, इसको भी देखना पड़ेगा।
अनुराग जी, जैसा अजय जी बता रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर काम चलता तो कांग्रेस नहीं हारती। कांग्रेस ने 2014 में काफ़ी काम किया था। अखिलेश यादव ने, जैसा अभी बताया है कि थोड़ी देर पहले, कि एक्सप्रेस वे बनाया 8,000 करोड़ का, इतने कम समय में इतने कम पैसे में बन गया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से गंगा एक्सप्रेस वे बना रही है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि आरोप बहुत लग रहे हैं, हर महीने जाते हैं अपर प्रमुख सचिव गृह और बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे का काम 95% पूरा हो गया, लेकिन 95% से वो आगे नहीं बढ़ रहा और पूरा भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास नहीं चलेगा? उत्तर प्रदेश में यानी कि अगर ऐसा मिथक बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग काम करते हैं और काम पे चुनाव नहीं जीता जाता है, तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी विकास की बात ही नहीं करेगी। और पिछले 4.5 साल में अगर आप देखें अनुराग जी, तो पिछले 4.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा बहुत विकास नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे नहीं बन गया। एक गंगा एक्सप्रेस वे को छोड़ दें, हालांकि उस पर अभी काम चल रहा है। कोई ऐसी योजनाएं बहुत सारी आई हैं, लेकिन ऐसी योजना वो भी अखिलेश के ही समय का शुरू किया हुआ है, आप उसको समझना पड़ेगा जी। और ऐसी कोई बहुत विशेष योजनाएं नहीं आ गई जिसको लेकर के लाभ, मतलब सीधे लाभ हो। जैसे कई लोगों को नौकरी मिल गई हो। आपको पता होगा पिछले 2017 में जब समाजवादी पार्टी के समय जो नौकरियां निकलती थी, आज तक उन पर नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। नई नियुक्तियां अब निकालने की बात हो रही है। 4.5 लाख नौकरियां देने की बात जो हुई है, उसमें अधिकतर आप आंकड़े जोड़ेंगे। इस दिन मैंने एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा उसमें से वो लोग हैं जिनको हम जैम पोर्टल के थ्रू अपने यहाँ 18,000, 20,000, 16,000 की नौकरी देते हैं, उन लोगों को इस आंकड़े में शामिल किया गया है, यानी कि वो लोग नहीं हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा रहा है। तो क्या इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलेगी? तो अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाति पर आधारित होगी, जातियों पर चुनाव होगा, तो आज प्रधानमंत्री ने फिर ये जो कहा कि पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में जो है लोग वंशवाद चला रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, साफ सी बात है, ये परसेप्शन की बात है, जिस तरह की परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा परसेप्शन है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, उसमें दूसरी बात है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 गुनी की गई है। उत्तर प्रदेश अगर जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हाईवे बनाने की संख्या कई गुना बढ़ाई गई है। इसके बाद उसका फायदा उत्तर प्रदेश के हाईवेज को भी हुआ है। इसी तरह से अगर आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो अगर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट्स बढ़ाए गए हैं। जहां तक बात इसकी है कि आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, हाँ, ये बात जरूर है कि जो स्टैंड आउट काम, जिसको आप जो है अपना एक ब्रांडिंग वाली बात करते हैं, वो इस समय 4 एक्सप्रेसवे यहाँ पर बन रहे हैं, जिसको लेकर वो अपनी उस तरह से ब्रांडिंग को नहीं किया। दूसरी बात आपको एक बता दूं, उत्तर प्रदेश के अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले के हर चुनाव में बिजली बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। बिजली आती नहीं थी, या बिजली आती थी तो वीआईपी शहरों में जाती थी, इस तरह की बातें थी, और इसके भुक्तभोगी आप और हम थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बिजली की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हुई है। तो कहीं ना उसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो पीएम आवास है उसमें करीब 17 लाख लोगों को घर मिला है। इस तरह की बातें हो सकता है कि जो आपको या हम जिसको देखना चाह रहे हैं वो चीजें नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो कोरोना में भी जिन 9 महीने तक जिन लोगों को 35 किलो राशन मिला है, आपको लगता है कि क्या वो कहेंगे कि काम नहीं हुआ है? जिनको घर मिला है, क्या वो लगता है कि वो कहेंगे? अनुराग जी, ये 35 किलो जो राशन में, अनुराग जी 1 मिनट, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत धैर्य से आपकी बात सुन रहा था। आप मेरी बात सुनिए। अब अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। पहली बात ये कि उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जहां तक आप जिन चीजों की बात करें, उत्तर प्रदेश की तासीर में, राजनीतिक तासीर में जाति है। जो पार्टियां जातियों की बात नहीं करती, उनके बारे में आपको, अजय जी को, मुझको, सबको यही पता है कि वो भी जब कैंडिडेट का चुनाव करती हैं तो वो एकांत में जब इंटरव्यू लेती हैं तो कहती तुम्हारे यहाँ कौन किस जाति का है, तुम किस जाति पर पकड़ रखते हो, तुम इस जाति के हो तो उस जाति को कैसे रखोगे। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर में जाति है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर में जाति है और रहेगी अभी आने वाले समय तक। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले निषादों में ऐसे महापुरुष नहीं है जिनकी मूर्तियां लगाई जाए, तो फूलन देवी की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? उसी के प्रतिक्रिया में ब्राह्मण वर्ग जो है वो कह रहा है हम श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाएंगे, हम विकास दुबे की मूर्ति लगाएंगे। क्या परशुराम से लेकर चाणक्य तक कोई मूर्ति लगाने लायक नहीं है? लेकिन ये जातियों के इमोटिव मुद्दे उठाकर
वोट बटोरने की कोशिश है। जो मुकेश सहनी है वो वीआईपी पार्टी में जब बिहार में रहते हैं तो एनडीए के गठबंधन में रहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो निषाद राज बन जाते हैं। अगर उन्हें ये समझ में आता है तो अगर वो अधिक से उठाना चाहे तो जिस केवट ने राम को नदी पार कराई थी उसका मूर्ति लगा सकते हैं। क्या निषादों में कोई नेता नहीं बचे? तो उत्तर प्रदेश में इमोटिव मुद्दे उछालकर वोट बटोरने की एक बहुत बड़ी वो है। लेकिन अगर ये हम कहें कि काम 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ है, 4.5 साल में कोई काम नहीं किया गया है, तो मैं इससे व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल सहमत नहीं अनुराग जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिनसे लाभार्थी को सीधे लाभ होता दिख रहा है उससे नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि 35 किलो राशन दिया गया है, अनाज दिया गया है लोगों को, ठीक है अनाज दिया गया है, लेकिन वो अनाज इतना पर्याप्त नहीं है कि लोगों को जिस तरह से जितना कोरोना काल में लोगों का नुकसान हुआ है, क्या उस स्थिति में क्या लोगों को लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है? और अगर आपकी बात सही है कि काम हो रहे हैं, काम की बात लगातार हो रही है, काम हो रहा है, इसमें मैं ये नहीं इनकार नहीं करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 4.5 साल में कई सारे काम हुए, लेकिन जिस तरह की राजनीति सड़कों पर दिखाई पड़ रही ना, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए कोई अब आज प्रधानमंत्री ने अनुराग जी एक मिनट मेरा सवाल, अनुराग जी एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा हूँ आज प्रधानमंत्री ने भी तो आज यही बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों में उत्तर प्रदेश में वंशवाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास की बात नहीं हो रही। यानी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के। तो जो बात उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हर आदमी सिर्फ जात की बात करता है। आज समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली तो समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा लेकर के इसी बात तो निकाली कि पंडित, आपने अभी खुद कहा अपने पहले दौर की वार्ता में, तो आपने कहा कि पंडित जनेश्वर मिश्र कह के संबोधित किया, यानी उन्होंने भी तो जातियों को लुभाने की बात की गई। ठीक है, जाति सियासत को तासीर है, आपने भी खुद माना, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों को सबसे पहले विकास की बात करनी चाहिए कि हम आएंगे ये योजना देंगे। क्योंकि अगर कोई विकास की बात नहीं करेगा, सिर्फ जाति की बात होगी, सिर्फ धर्म की बात होगी, सिर्फ संप्रदाय की बात होगी, तो उससे एक आम आदमी का लाभ नहीं होगा। जी अनुराग जी। राजेश, मुझे चूंकि अपने उसमें जाना है प्रोग्राम में, तो इसलिए यदि आप अनुमति दें तो मैं अनुमति लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मजबूरी है थोड़ी मेरी प्रोफेशनल। मैं जी बस आप बोलना चाहूंगा कि मैं एक लाइन में अपनी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ कि आप एक चीज देखिए, दूसरी बातें करी जाती हैं, नौकरियों की बातें की जाती हैं। टीचर्स की भर्ती वाला जो हुआ कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में घोटाले का पूरा आ रहा है जी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार द्वारा बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5,844 पदों पर धांधली हुई है जी। जब उसकी रिपोर्ट में कहा गया तो उससे सामने आता है कि क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि सत्ता का चरित्र ही वो होता है, किसी की सरकार जी, तो सत्ता का चरित्र ये होता है। तो हर जगह हर तरह के लोग हैं, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, और जातिगत राजनीति जो है सर्वत्र हावी है। और विकास को शायद आज की डेट में तवज्जो उस ढंग से नहीं मिल रही है, ना उस पर उतनी चर्चा हो रही है और ना कोई करना चाहता है, क्योंकि विकास का वोट थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जातिगत वोट स्थायी वोट हो जाता है, विचारधारा का वोट स्थायी वोट हो जाता है। इसलिए सारे लोग उसको लेके केंद्रित होते हैं। चलिए, मैं इसके साथ में आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद जी, शुक्रिया। मत्स्यन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी नमस्कार। मत्स्यन जी, आप थोड़ा देर से मेरे साथ, आप थोड़ा देर से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, बहुत देर से हम लोग ट्राई कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा शुरू की है और भीड़ को देख कर के अखिलेश यादव इतने गदगद हो गए कि उन्होंने कहा कि 403 में से 400 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। और जबकि आज जो लखनऊ की सड़कों पर भीड़ उतरी, समाजवादी पार्टी ने खुद कहा कि आज ये करीब 40,000 लोगों की भीड़ थी। अभी जब पिछली बार बनारस में रैली हुई थी तो अखिलेश यादव और कानपुर दोनों और राहुल यादव दोनों लोगों ने मिल के रैली की थी, तब इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो 40,000 की भीड़ लखनऊ में कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी है, कुछ इलाकों तक ही भीड़ सिमटी रही। तो और आज भारतीय जनता पार्टी की अन्य योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए।
तो प्रधानमंत्री ने भी आज ये बात कही कि जो है करीब हमने 4 दशकों से देखा है कि उत्तर प्रदेश में सब लोग वंशवाद की बात कर रहे हैं, सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत अब हो रही है, क्या जो है पंडित जनेश्वर मिश्र कह करके जो 40,000 लोगों के बीच में अखिलेश यादव ने संबोधन किया, तो क्या वो वोट दिलाएगा या जो विकास की बात होगी? क्या अगर विकास की बात नहीं होगी तो क्या उत्तर प्रदेश ऐसे ही चलता रहेगा, जातियों के उस पर जो है उत्तर प्रदेश का विनाश होगा कि विकास होगा? राजेश जी, एक बात बहुत साफ तौर पर है और वो ये कि 40,000 नहीं 4 लाख लोग भी अगर साइकिल यात्रा में आए तो उसका असर कोई नहीं पड़ने जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आज जब चुनाव की बेला है, अब जनता मूर्ख नहीं रह गई है। वह इस बात को बखूबी समझती है कि आप पिछले 4.5 सालों तक कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे और आपने जनता के हित में क्या किया। ये केवल उस पार्टी की बात नहीं जिसकी साइकिल यात्रा थी, दूसरे सभी राजनीतिक दलों के सामने यही प्रश्न है और इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। जनता इस सवाल का जवाब चाहती है कि आपने पिछले 4.5 सालों में हमारे लिए क्या किया और क्या करना चाहा। हमारे सामने आपने कौन सी ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिसमें हम आपको बेहतर मानते, और आज आप जब बात कर रहे हैं तो आज भी आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। विकास के मामले में आपके कोई नीति नहीं, कोई रणनीति नहीं, विकास को लेकर कोई हमला भी नहीं है। आप जातीय उद्रेक पैदा करना चाहते हैं, जातियों को परस्पर लड़ाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। आप आज ब्राह्मणवाद को जिस प्रकार से समर्थन की बात कर रहे हैं, आपका पिछला चरित्र जो रहा है शासन में, वह जिस प्रकार की एक खास जाति विशेष को प्रोत्साहित करने का रहा है, उसको इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने खास करके बखूबी देखा है, जाना है और समझा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जनता केवल उसी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकती है, उसी राजनीतिक दल के साथ खड़ी दिखेगी जिसके पास सचमुच विकास का कोई एजेंडा है, और विकास का वह एजेंडा एक तथ्यात्मक जमीनी जिसको हम कह सकते हैं उसके आधार पर होना चाहिए। और इस तरह देखें तो पिछले सरकार जो वर्तमान में सरकार है, उसके पिछले 4.5 साल के कार्यक्रमों को अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में जो संरचनात्मक और जो बुनियादी चीजें हुई है, आज ठीक है कि कोविड की समस्या आई है, कोविड की समस्या बड़े स्तर पर थी, नई बात थी, और इस नई स्थिति से जिसके बारे में कभी कोई अंदेशा भी नहीं था, किसी ने जाना समझा भी नहीं था कि इस तरीके की भी बीमारी आएगी। उस बीमारी की स्थिति को भी जिस तरीके से संभालने की वर्तमान सरकार ने कोशिश की है, उसको भी जनता ने देखा है, जाना है, समझा है। परेशानियां हुई, दिक्कतें हुई, बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन वो समस्याएं इसके अभाव में रही कि वास्तव में हमारे पास कोई बुनियादी संरचना नहीं थी, हमारे पास कोई ढांचे नहीं थे, हमारे पास जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। ये स्थिति थी जो अब व्यवस्था लगभग तकरीबन पूरी हो चुकी है। और आप इस बात को भी देखें कि यह पहली सरकार है जिसने प्रदेश के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई और उस पर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। आप देखिए कि लगभग 4 दर्जन जिलों में अब हमारे मेडिकल कॉलेज हो जा रहे हैं। ये स्थिति तो इसका जनता देखिए, केवल मेडिकल कॉलेज की ही बात नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में ये ठीक है कि किसी को सड़क कहीं पर खराब दिखे, किसी को कहीं पर और दूसरी चीजें खराब दिखे। हर आदमी की अपनी समस्याएं होती हैं, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन समग्र रूप में जनता जब देखती है तो इस बात को महसूस करती है और बहुत अच्छे ढंग से पाती है कि वास्तव में जो मैं सोचता हूँ वह ये कि जनता किसी एक दल के बारे में हो सकता है अभी तक मंतव्य न बनाया हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में जनता उसी के साथ जाएगी जिसके बाद विकास का सचमुच एक बुनियादी और विश्वसनीय जो है आधार होगा, विश्वसनीय संरचना होगी, विश्वसनीय रणनीति होगी, उसके बाद एक विश्वसनीय एजेंडा होगा तथ्यों के साथ, बुनियादों के साथ। जी धन्यवाद। जी राजेश जी, धन्यवाद, शुक्रिया सर।